बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। डी फेलोस, आज हम CRPC का जो एक अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। डी फेलोस, इस टॉपिक पर मैंने 8 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं और उसके फिर उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो CRPC के सेक्शंस, इसके शेड्यूल और सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में लेने की कोशिश करेंगे। डी फेलोस, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नंबर 2, इफ ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, who can compound the offense? Number 3, what is the effect of compounding of offense in compoundable offenses? Number 4, what is the effect of compounding in non-compoundable offenses? Number 5, what is the effect of compounding of coordinate compoundable offenses? Number 6, what is the timing of compounding of offenses? Number 7, what is the effect of resile from compromise made at bail stage? Number 8, if the complainant oblique legal heir or victim is minor, idiot or lunatic, then who can compound on his behalf? Dear fellows, जहाँ तक पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है, what do you understand by the term compoundable and non-compoundable offenses? Dear fellows, compoundable offenses को इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो offenses हैं जिनके अंदर कंप्लेनेंट यानी विक्टिम या उसके लीगल एयर्स अक्यूज के साथ अग्रीमेंट में एंटर होते हैं, कंप्रोमाइज में एंटर होते हैं कि वो उसके अगेंस्ट लगाए गए चार्जेस को ड्रॉप करते हैं। ये जो अग्रीमेंट है ये अगेंस्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। डी फेलोस, अब कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन 345 ने बता दिए हैं कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, सिर्फ वही ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं। क्योंकि सेक्शन 345 का सब सेक्शन 7 ये कहता है कि नो ऑफेंस शैल बी वेव्ड और कंपाउंडेड सेव एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन एंड सेक्शन 311 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। डी फेलोस, मतलब ये हुआ कि सेक्शन 345 एग्जॉस्टिव सेक्शन है, सिर्फ वही ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं जो कि इस सेक्शन के अंदर दे दिए गए हैं। और इसको एक और तरीके से भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उमूमी तौर पे जब इसको डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है कि ये वो ऑफेंसेस हैं जो लेस ग्रीवियस इन नेचर होते हैं, यानी ये पूरा जो मोरल ऑफ द सोसाइटी है उसको शेक नहीं करते, या ये पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होते और ये उस तरह से अपना इम्पैक्ट एडवर्स नहीं छोड़ते सोसाइटी पर जिस तरह के नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस छोड़ते हैं। अब इसके जक्स्टा पोजीशन में जब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की टर्म को हम रखते हैं तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो लॉ के मुताबिक परमिसिबल नहीं है, जिनके अंदर टू बी एंटर्ड इनटू कंप्रोमाइज विद द अक्यूज टू ड्रॉप द चार्जेस, और ये नेचर में हीनियस होते हैं, ग्रेवर होते हैं एज कंपेयर टू कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। डी फेलोस, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेबल है तो फिर उसको कंपाउंड कौन करेगा, यानी किसके पास ये पावर है, कौन इंटाइटल्ड है इसको कंपाउंड वेव या कंपाउंड करने का। सेक्शन 345 को जब हम पेरूज करते हैं तो सेक्शन 345 के अंदर सेक्शन 345 का सबसेक्शन 1 ये कुछ ऑफेंसेस को इन्यूमरेट करता है और नीचे एक प्रोफार्मा देता है जो कि टेबुलेटेड फॉर्म में है और 3 कॉलम पर मुश्तमिल है। इसके पहले कॉलम के अंदर डिफाइन किया गया है ऑफेंसेस को और उसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर सेक्शन का नंबर दिया गया है, यानी कौन सा सेक्शन है,
और तीसरे कॉलम के अंदर बताया गया है कि इस सेक्शन को कौन कंपाउंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो सेक्शन है वो दिया गया यूजिंग वर्ड्स एक्स्ट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। आगे बताया गया कि ये सेक्शन है 298 और इसको कौन कंपाउंड कर सकता है? द पर्सन हुज रिलीजियस फीलिंग आर इंटेंडेड टू बी वाउंडेड, वो शख्स जो है इंटाइटल्ड है इसको कंपाउंड करने का। अब सेक्शन 345(1) के अंदर जो ऑफेंसेस बताए गए, कहा गया कि ये ऑफेंसेस जो हैं वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो कंपाउंड किए जा सकते हैं। यानी इनमें जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है या लीगल एयर्स ऑफ द जो डिसीज है वो कंप्रोमाइज में एंटर हो सकते हैं विद द अक्यूज टू ड्रॉप द चार्जेस। लेकिन सेक्शन 345 के सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया कि इसके अंदर जितने भी ऑफेंसेस किए गए हैं वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है उनमें कंप्रोमाइज इफेक्ट नहीं हो सकता बिटवीन द कंप्लेनेंट, विक्टिम या लीगल ऑफ द डिसीज और विद द अक्यूज पर्सन। डी फेलोज, ये तो थे पहले दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और अहम भी है और ये इस पर सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर बड़ी डिबेट हुई और ये आपके इंटरेस्ट को ट्रिगर भी करेगा। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। इस क्वेश्चन को पहले समझने। क्वेश्चन ये है कि अगर एक शख्स जो कंप्लेनेंट था या विक्टिम था या लीगल एज ऑफ द डिसीज थे, उन्होंने अक्यूज के साथ कंप्रोमाइज किया और कंप्रोमाइज करने के बाद अब ये कंप्रोमाइज जो हुआ है उसका इफेक्ट क्या आएगा? यानी क्या वो शख्स जो है लाइक अदर एक्यूटर्स एक्विट हो जाएगा, उसके अंदर जो एलिगेशन लगाया गया है वो इरेज हो जाएगा, इफेस हो जाएगा, वो वॉश अवे हो जाएगा, या कि सिर्फ उसकी पनिशमेंट खत्म होगी और कन्विक्शन वहीं की वहीं रहेगी। क्योंकि डियर फेलोज जो सेक्शन 345 का सब सेक्शन 6 है उसके अंदर जो लफ्ज यूज हुआ है वो इफेक्ट का लफ्ज यूज हुआ है। मैं आपके सामने वो relevant subsection read out करता हूँ। The composition of an offence under this section shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded। यानी अगर offence compound होता है तो उसका असर ये होगा, वो इफेक्ट रखेगा एक्विटल का। अब इस पर जस्टिस फाइज ईसा साहब का एक डिफरेंट टेक आया फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा कि चूंकि एक्विट का लफ्ज नहीं यूज हुआ, इफेक्ट ऑफ द एक्विटल का लफ्ज यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पनिशमेंट है वो विद होल्ड की जाएगी लेकिन कन्विक्शन जो है वो इनफील्ड रहेगी। तो इस पर उन्होंने एक रेफरेंस भेजकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया और उसके अंदर जो उनका मेन फाइंडिंग थी वो ये थी कि फॉरगिवनेस और पार्डन doesn't erase or obliterate the crime, it simply withhold the punishment। Dear fellows, इस पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बेंच तश्कील देना चाहिए और इस सेक्शन को इस तनाजुर में इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। इस पर एक बेंच तश्कील दिया गया जिसको हेड किया आसफ सईद खान खोसा साहब ने, जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी जिस जो रिपोर्ट हुई PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर डी फेलोज उन्होंने ये चीज हेल्ड की, उन्होंने ये कहा कि एज अ रिजल्ट ऑफ अ सक्सेसफुल एंड कंप्लीट कंपाउंडिंग ऑफ अ कंपाउंडेबल ऑफेंस इन अ केस ऑफ तज़हीर अंडर सेक्शन 345 CRPC with permission or leave of the relevant court where required, an accused person or convict is to be acquitted by the relevant court, which acquittal shall erase, efface, obliterate and wash away his alleged or already adjudged guilt in the manner apart from the leading to setting aside of his punishment or a sentence or punishment, if any, obliteration and removal of the offence and its erasing and effacing from the record as a result of compounding has the effect of absolving the accused person or convict of the act, acquittal from the charge and clearance from the actual guilt. Acquittal or the effects of it in criminal law are necessarily
relevant to guilt of a person and criminal jurisprudence, and law doesn't envisage or contemplate removal of punishment while impliedly maintaining a person's guilt. डी फेलोज, इसके अंदर उन्होंने जो रीजनिंग दी वो ये रीजनिंग दी कि जब पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का सेक्शन 338 का सब सेक्शन ई और उसका प्रोवाइजो हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एक्विट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि लेजिस्लेचर ने अपनी इंटेंशन डिस्क्लोज कर दी है और क्लैरिफाई कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो कंप्रोमाइज की बुनियाद पर एक्विट ही किया जाएगा और इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट उसी तरह होगा जिस तरह के अदर एक्विटल्स का होगा, यानी ये सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ विद होल्डिंग पनिशमेंट नहीं होगी बल्कि इट विल एक्ट लाइक अदर एक्विटल्स। ये इरेज कर देगी, इफेस कर देगी, ओब्लिटरेट कर देगी, वॉश अवे कर देगी जो एलिगेशन उस पर लगा है, एंड इट विल बी ट्रीटेड आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्विटल के जिस तरह वो इनोसेंट है। ये जो प्रोवाइजो का उन्होंने जिक्र किया वो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सेक्शन 338 ई वेवर आर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का प्रोवाइजो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ऑफेंस हैज बीन वेव्ड or compounded, the court may in its discretion having regard to the facts and circumstances of the case acquit or award ta'zir to the offender according to the nature of the offense। Dear fellows, ये तो तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। पहले हमने बात की कि अगर एक कंपाउंडेबल ऑफेंस था और उसको कंपाउंड कर दिया गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। हमने दोनों व्यूज देख लिए, काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब का भी और आसिफ सईद खोसा साहब का भी, जो कि प्रिवेल कर रहा है सो फार। अब अगर नॉन कंपाउंडेबल था लेकिन उसके अंदर कंप्रोमाइज हो गया, मिसाल के तौर पर डेक्यूटी है, ये डेक्यूटी विद मर्डर है जो कि नॉन कंपाउंडेबल है, उसके अंदर जो कंप्लेनेंट है या जो लीगल एयर्स ऑफ द डिसीज्ड हैं, अगर डेक्यूटी विद मर्डर है वो अगर कंप्रोमाइज कर लेते हैं लेकिन ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है तो इस पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये हमारे पास जजमेंट है PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 531। इसके अंदर कहा गया कि अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कंप्रोमाइज हो जाता है तो इसका असर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का होगा। मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। कोर्ट्स एट ऑल लेवल्स विदाउट एनी लीगल इम्पैक्ट बट आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ अ क्रिमिनल मैटर courts cannot assume jurisdiction to reopen the case on merits in collateral proceeding arising out of miscellaneous application। Dear fellows, अब छठा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंडेबल ऑफेंस। कोऑर्डिनेट कंपाउंडेबल ऑफेंस से क्या मुराद है? ये मुराद है कि एक ही अगर FIR है उसके अंदर दो ऑफेंसेस लगे हुए हैं, दो सेक्शन लगे हुए हैं, एक कंपाउंडेबल है और एक नॉन कंपाउंडेबल है। अगर उसमें कंप्रोमाइज इफेक्ट हो जाता है तो अब जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसका नॉन कंपाउंडेबल पर क्या असर होगा। ये फेलोस, ये है जजमेंट, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 749। इसके अंदर कहा गया कि इन केस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंडेबल ऑफेंस रिडक्शन ऑफ अ सेंटेंस पास्ड आर टू बी passed for commission of a non-compoundable offence in the same case may be considered by the following courts at the following stages of the case। इसके अंदर बताया गया कि ट्रायल कोर्ट कर सकती है, अगर ट्रायल कोर्ट के बाद कन्विक्शन हो गई है अपीलेट कोर्ट कर सकती है, रिवीनल कोर्ट के पास है रिवीनल कोर्ट कर सकती है, और इवन जो है वो अगर सारी की सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, सुप्रीम कोर्ट रिडक्शन कर सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो चुका है तो रिव्यू में जाया जा सकता है, अगर रिव्यू का भी हो गया तो मर्सी पिटीशन में जाया जा सकता है इस ग्राउंड के साथ, और अगर मर्सी पिटीशन में भी उस टर्न डाउन हो गई है तो उसके बाद भी जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए एक नई मर्सी पिटीशन दी जा सकती है जिसमें ये ग्राउंड लिखी जा सकती है कि इन ऑफेंसेस के अंदर पनिशमेंट हुई थी लेकिन चूंकि अब कंप्रोमाइज इफेक्ट हो गया है और तो इसकी बुनियाद पर मुझे इस पनिशमेंट के अंदर रिडक्शन दी जाए। ये फेलोज, आगे छठा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। डियर फेलोज, अगर कंपाउंड टाइमिंग की बात करें तो ये PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 461 के अंदर बताया गया
कि इन केसेस ऑफ तज़यीर सेक्शन 345(2) CRPC doesn't specify any time when compounding of any offense may take place, यानी कोई इसके अंदर टाइमिंग नहीं बताई गई, ये किसी भी वक्त कंपाउंड किया जा सकता है। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिजाइल फ्रॉम कंप्रोमाइज मेड एट बेल स्टेज। ये फेलोज अमूमी तौर पे ये होता है कि बेल स्टेज पर लोगों का कंप्रोमाइज हो जाता है और उसमें उस कंप्रोमाइज की बुनियाद पर बेल ग्रांट हो जाती है, लेकिन उसके बाद एट ट्रायल स्टेज जब हम देखते हैं तो जो कंप्रोमाइज है उससे पार्टी जो है बैकआउट कर जाती है। इसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन दी और इस जजमेंट के अंदर भी ये ऑब्जर्वेशन आई 2018 YLR पेज 96। इसके अंदर बताया गया कि वेयर जेन्युइन कंप्रोमाइज एट द बेल स्टेज had been effected between the parties for an end to the enmity once for all, and compromise arrived between the parties was not confined to the matter of bail only, but the same pertained to the entire case, and circumstances established that compromise effected between the parties at the bail stage ensured to the benefit of accused persons. Then complainant legal representatives of the deceased and injured person couldn't be allowed to reside from the said compromise। यानी इसके अंदर ये प्रिंसिपल हेल्ड हुआ कि compromise is effective for all times, यानी एक जगह अगर compromise हो गया तो उससे बैकआउट नहीं किया जा सकता, अगर बेल स्टेज पर हुआ तो वही ट्रायल के अंदर भी इफेक्टिव होगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है if the complainant is minor, idiot, lunatic, then who can compound on his behalf। डियर फेलोज, जब हम सेक्शन 345 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 345 के अंदर इसका जो सब सेक्शन है हमारे पास उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर जो कंप्लेनेंट है वो इडियट है, माइनर है या ल्यूनेटिक है तो उसके बिहाफ पर हर वो शख्स जो है वो वेव कर सकता है, कंपाउंड कर सकते हैं जो कि उसके बिहाफ पर कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट, यानी उसके बिहाफ पे जो कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है वो यहाँ पर भी कंपाउंड कर सकता है। डियर फेलोज, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।